सैकड़ों साल पहले की बात है। पृथ्वीपुर नाम के एक राज्य पर राजा समरसेन का राज हुआ करता था। राजा समरसेन ने अपना महल एक नदी के किनारे बनवा रखा था और महल की एक खिड़की उस नदी के किनारे पर खुलती थी। राजा अक्सर ही अपनी पत्नी के साथ महल की उस खिड़की पर खड़ा होकर ठंडी हवा के नजारे लिया करता था। राजा समरसेन के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था प्रसन्नजीत। अपने नाम की ही तरह वो बहुत ही प्रसन्न रहता था। हर समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती। नगर के सभी लोग उसे खुशदिल मंत्री के नाम से पुकारते थे। मंत्री के चेहरे पर कभी चिंता की लकीरें दिखाई नहीं दी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता। हर आदमी से वो हंसकर बात करता। यहाँ तक कि जब उसका जवान बेटा मर गया तो दूसरे ही दिन वो दरबार में अपनी आदत के मुताबिक लोगों से हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। राजा समरसेन ने उसकी जब ये हालत देखी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री से इस बारे में अकेले में बात करने का फैसला किया। दरबार खत्म होने के बाद वो मंत्री को एक एकांत कमरे में ले गया और उससे कहने लगा, मंत्री जी, आपको देखकर मैं बहुत ही हैरान हूँ। कल ही आपका जवान बेटा मरा और आज आप दरबार में सबसे हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। मंत्री प्रसन्नजीत ने झुककर कहा, महाराज, इस जीवन का दुख दर्द अपनी जगह पर है। उसे दूसरे लोगों के सामने जाहिर करने से क्या फायदा। मेरा मानना तो ये है कि हर इंसान को हर हालत में खुश रहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं जो हर परेशानी में खुश रहता है और सब्र से काम लेता है। ये सुनकर राजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो कहने लगा, क्या तुम किसी भी मुसीबत या आफत में घबराओगे नहीं? मंत्री ने कहा, हजूर, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं घबरा सकता, क्योंकि ये तो खुद इंसान के ऊपर है कि वो दुखी रहना चाहता है या सुखी। दुख दर्द में रोना धोना ये सब कायरों की आदत है और आपका ये मंत्री कायर नहीं है। राजा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चुप ही रहा और दिल ही दिल में कहने लगा, अच्छा ठीक है मंत्री जी, समय आने पर देखेंगे कि तुम कितने बहादुर हो। कुछ देर के बाद मंत्री महाराज से आज्ञा लेकर वहां से विदा हो गया। लेकिन मन ही मन मंत्री जी समझ गए कि मेरी बातों से राजा के तेवर बदल गए थे और अब वो जरूर मेरा इम्तिहान लेंगे। खैर, जो भी होगा ईश्वर भला ही करेगा। मैं अपने असूल नहीं बदल सकता। धीरे धीरे समय गुजरा और 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई खास बात नहीं हुई। मंत्री प्रसन्नजीत रोज की ही तरह दरबार में आता जाता रहा और उसे जो भी काम मिलता वो पूरा करता रहा। राजा ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे मंत्री को लगे कि वह उनकी परीक्षा लेना चाहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने भरे दरबार में एक छोटी सी सोने की डिबिया मंत्री प्रसन्नजीत को देते हुए कहा, मंत्री जी, हमें तुम्हारे सिवा किसी और पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि इस डिबिया को हमने अपने शाही खजाने में भी नहीं रखा। हमेशा इसे अपने साथ ही रखता हूँ। अब क्योंकि मुझे शिकार खेलने के लिए जाना है, इसीलिए मैं ये बेशकीमती चीज तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये डिबिया मुझे मेरे पिताजी ने बड़े ही प्यार से दी थी। मंत्री कहने लगा, हजूर, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि इस डिबिया में कौन सी नायाब चीज है? राजा ने डिबिया खोलकर सामने रख दी। पूरे राज दरबार ने देखा कि उस डिबिया में एक मोती था जो आकार में बहुत ही बड़ा था। सब लोग इस मोती की खूबसूरती और उसकी चमक को देखकर हैरान रह गए। राजा ने कहा, ये मोती मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अब इसकी हिफाजत तुम्हें करनी है, लेकिन याद रहे, अगर ये कहीं गुम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मंत्री समझ गया कि ये राजा की एक चाल है और वो उसे आजमाना चाहता है। मंत्री प्रसन्नजीत ने झुककर कहा, महाराज, मैं भी ये जानता हूँ कि ऐसी अनमोल चीज के गुम हो जाने पर बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। जब भी आप मुझे आदेश देंगे, मैं ये डिबिया आपके सामने हाजिर कर दूंगा। मैं भी इसे बहुत ही संभाल कर रखूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा इसकी हिफाजत करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, इसीलिए हमने भरे दरबार में तुम्हें ये डिबिया सौंपी है। राज दरबार के खत्म हो जाने के बाद मंत्री प्रसन्नजीत वो डिबिया लेकर अपने घर में आ गया। मंत्री को अपनी पत्नी पर बहुत ही विश्वास था
उसने अकेले में अपनी पत्नी को बुलाकर सारी बात बताई और डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को जाकर तहखाने में रख दो और इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखना, यहाँ तक कि हमारी बेटी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं गलती से भी ये डिबिया गुम हो गई तो मुझे जो सजा मिलेगी, समझो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इस मोती को ऐसी जगह पर रखूंगी जहां कोई नहीं आता जाता। उस जगह पर मेरे हीरे और जवाहरात के जेवर भी रखे हैं। ईश्वर जानता है उस जगह से आज तक एक अंगूठी भी गुम नहीं हुई। आधी रात के समय जब उनकी बेटी सो गई तो मंत्री की पत्नी ने मोमबत्ती जलाई और तहखाने में उतर गई। उसने तिजोरी खोलकर गहनों वाला संदूक निकाला और उसमें डिबिया रखकर तहखाने से बाहर आ गई। दूसरी तरफ राजा शिकार के लिए चला गया। अगले 15 दिनों तक वो महल से बाहर ही रहा। तो महल में आते ही उसने अपने नगर की 3 कुटनियों को महल में बुलवाया। कुटनी उन औरतों को कहते थे जो भेष बदलकर लोगों को ठगने में माहिर होती थीं। राजा ने उन तीनों से पूछा कि तुम क्या क्या कर सकती हो। उनमें से एक औरत ने कहा, हजूर अगर आप आज्ञा दें तो मैं आसमान को भी फाड़ सकती हूँ। दूसरी औरत कहने लगी, महाराज मैं तो आसमान को फाड़कर उसको वापस से सिल भी सकती हूँ। तीसरी औरत जो कि एक बुढ़िया थी, वो कहने लगी, हजूर ना तो मैं आसमान को फाड़ सकती हूँ और ना ही उसे वापस सिल सकती हूँ, परंतु हाँ अगर किसी के घर का कोई गुप्त राज पता करना हो तो मैं वो कर सकती हूँ। किसी ने कोई चीज कहाँ पर छुपा के रखी है उसे निकाल कर ला सकती हूँ। किसी की लड़की अगर 7 पहरों में भी है तो उसे उड़ा कर ला सकती हूँ। राजा ने पहली 2 कुटनियों को कुछ इनाम देकर वापस भेज दिया और तीसरी उस बुढ़िया को रोक लिया। राजा ने बुढ़िया को एकांत में ले जाकर कहा, मैं एक ऐसा काम तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि एक राज रहे। अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाएगा। बुढ़िया कहने लगी, हजूर अगर कोई मेरे गले पर छुरी भी रख दे तो मैं वो राज की बात नहीं बताऊंगी। राजा ने कहा, सुन बुढ़िया, मैंने एक बेशकीमती मोती अपने मंत्री प्रसन्नजीत के घर पर रखवाया है और वो मोती एक सोने की डिबिया में बंद है। मैंने मंत्री को ये आदेश दिया है कि उस मोती को बहुत ही संभाल कर रखे। मैं अब अपने मंत्री का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम वो मोती लाकर मुझे दे दोगी तो तुम्हारी 7 पुश्तें माला माल हो जाएंगी, वरना तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वो बुढ़िया बहुत ही चालाक थी और हंसकर कहने लगी, हजूर आज तक मैंने जिस भी काम को अपने हाथ में लिया है वो पूरा करके ही छोड़ा है, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि ये काम जरा मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए कम से कम 6 महीने की मोहलत चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं 6 महीने के अंदर वो मोती लाकर आपके हवाले कर दूंगी। राजा को उस बुढ़िया की बातों पर भरोसा हो गया। उसने कुछ इनाम देकर उसे विदा किया। बुढ़िया सीधा अपने घर गई। उसने अशर्फियों से भरी हुई थैली अपनी बेटी को दी और कहने लगी, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, अब 5-6 महीने के बाद ही तुमसे मिलूंगी। बेटी सारी बात समझ गई और उसे समझाते हुए कहने लगी, अम्मा अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब तुम घर पर आराम करो और इन सब धोखेबाजी वाले कामों से तुम तौबा कर लो। बुढ़िया कहने लगी, बेटी बस ये मेरा आखिरी काम है, इसके बाद मैं फिर से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। अब बुढ़िया ने कुछ सामान अपने साथ रखा, उसकी एक पोटली बनाई और फिर लाठी टेकती हुई मंत्री के महल की तरफ चल दी। मंत्री के महल के बाहर पहुंचकर वो पहरेदारों के सामने जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि अंदर मंत्री जी की पत्नी को खबर भेज दो कि एक मुसीबत की मारी हुई परेशान बुढ़िया उनके दरवाजे पर आई है। मैं जहां पर भी गई किसी ने मेरी मदद नहीं की, सबने यही कहकर टाल दिया कि मैं मंत्री जी के दरवाजे पर जाऊं, वहां गरीबों और विधवा स्त्रियों की मदद की जाती है। मैंने सुना है कि दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु हैं। मैं डरते डरते आई हूँ, कृपा करके तुम अंदर जाकर उनको मेरी खबर भेज दो। बुढ़िया के इस तरह रोने पर पहरेदारों को उस पर तरस आ गया। उन्होंने अंदर खबर भेजी तो मंत्री की पत्नी ने बुढ़िया को अंदर बुला लिया और बुढ़िया से पूछने लगी, अम्मा कहो मुझसे क्यों मिलना चाहती हो।
बुढ़िया रो रो कर कहने लगी, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी हालत देखकर किसी को मुझ पर विश्वास नहीं होता। बस यूं समझ लीजिए कि मैं एक बेसहारा औरत हूँ जिसका भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। मंत्री की पत्नी बोली, नहीं अम्मा, मुझे तुम पर विश्वास क्यों नहीं होगा? तुम्हारी शक्ल सूरत से पता लगता है कि तुम एक अच्छे खानदान की औरत हो। अगर किसी ने तुम पर अन्याय किया है तो मैं मंत्री जी से कहकर उसे सजा दिलवाऊंगी। बुढ़िया थर थर कांपने लगी और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो मुझे किसी ने सताया है और ना ही मेरे साथ किसी ने अन्याय किया है। मुझे तो भगवान की तरफ से ही सजा मिली है। अब वो जिस हाल में भी मुझे रखे, मुझे मंजूर है। मंत्री की पत्नी कहने लगी, अम्मा, कुछ तो अपना हाल बताओ। तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा पति या बच्चे हैं या नहीं? बुढ़िया ने पास ही खड़ी हुई एक दासी से कहा, बेटी, 2 घूंट पानी तो पिला दे, मेरा गला सूखा जा रहा है। ये भूख प्यास भी बड़ी बुरी चीज होती है। इसके कारण इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर प्यास बुझ जाए तो मैं मालकिन को अपनी विपदा सुनाऊंगी। ये कहते हुए बुढ़िया की आंखों से आंसू गिरने लगे। दासी ने कहा, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी अम्मा ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। बुढ़िया कहने लगी, भूखा रहने की तो अब मुझे आदत सी पड़ गई है। कभी कभार जो भी रूखा सूखा मिल जाता है उसे खाकर मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ। मंत्री की पत्नी ने दासी से कहा, पहले तुम इन्हें ले जाकर खाना खिलाओ, इसके बाद मैं इनका किस्सा सुनूंगी। बुढ़िया को खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बुढ़िया ने अपना हाल सुनाना शुरू किया। कहने लगी, मालकिन, मैंने आज तक किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, परंतु आज आपके जैसी दयालु औरत मुझे मिल गई है तो मैं अपनी राम कहानी आपको सुनाती हूँ। मैं पड़ोस के ही राज्य की रहने वाली हूँ। मेरा एक जवान बेटा भी था। मुझे तीर्थ यात्रा करने का बहुत ही शौक था, परंतु मेरे पति को कभी राजा ने छुट्टी नहीं दी। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन उस राजा की मौत हो गई तो उसका बेटा उसकी राजगद्दी पर बैठा। उसने मेरे पति को तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। मैं और मेरा पूरा परिवार कई लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे हम सब नाव पर बैठकर पार कर रहे थे कि अचानक नाव पलट गई। सभी लोग मारे गए। मैं बदकिस्मत बुढ़िया ना जाने कैसे बहकर किनारे तक आ गई और जिंदा बच गई। लेकिन मैं किस नगर में पहुंची ये मुझे मालूम ना था। काफी महीने तक मैं इधर उधर लोगों के यहाँ काम करते हुए अपना गुजारा करने लगी। मेरा कोई ठिकाना ना था। बंजारों की तरह मैं इधर उधर भटकते हुए आपके नगर में आ पहुंची। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। लोगों के यहाँ पर काम करना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं और सांस फूलती है। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे मंत्री जी के महल में जाना चाहिए। लोग कहते थे कि वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु हैं। ये कहते कहते बुढ़िया फिर से रोने लगी। मंत्री की पत्नी कहने लगी, अम्मा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अगर तुम अपने देश में जाना चाहती हो तो तुम्हें वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। बुढ़िया कहने लगी, अब अपने देश में जाकर मैं क्या करूंगी? वहां पर मेरा कौन बैठा है? अब तो बस यही है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को 2 जोड़ी कपड़े मिल जाएं। जितनी जिंदगी बची है बस ईश्वर की भक्ति में गुजारना चाहती हूँ। मंत्री की पत्नी कहने लगी, घबराओ मत अम्मा, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने महल में ही रख लूंगी। ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगी, यहाँ पर रहकर तो मैं अपनी सारी मुसीबतें भूल जाऊंगी। हो सकता है कि मुझे आपकी बेटी की शादी भी देखने को नसीब हो। मंत्री की पत्नी ने उसी वक्त एक नौकरानी को हुक्म दिया कि एक कमरा बूढ़ी अम्मा के लिए खोल दिया जाए और जरूरत की हर चीज वहां पर पहुंचा दी जाए। रात के समय जब मंत्री प्रसन्नजीत अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे सारे दिन की घटना बता दी। मंत्री कुछ सोचकर कहने लगा, आजकल किसी गैर औरत को घर में रखना खतरनाक साबित हो सकता है, पर हाँ, जो तुमने मुझे बात बताई है वो भी एक हद तक सही है। कुछ समय पहले एक नाव दुर्घटना हुई थी
और उसमें बैठे हुए सारे मुसाफिर मारे गए थे। हो सकता है ये बुढ़िया उसी मंत्री की पत्नी हो, पर तुम इस पर नजर रखना। मंत्री की पत्नी ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि कोई नाव दुर्घटना हुई थी? तो मंत्री कहने लगा कि दूसरे देशों के सौदागर मेरे पास आते रहते हैं, उनसे ही हर जगह का हाल मालूम हो जाता है, मगर मुझे फिर भी डर है कि ये महाराज की कोई चाल ना हो। मंत्री की पत्नी ने उसे विश्वास दिलाया कि ये अम्मा तो बहुत ही नेक दिल और ईमानदार है। बात यहीं पर खत्म हो गई। अब तो बूढ़ी अम्मा उस महल में ही रहने लगी। वो सुबह उठती, ईश्वर की भक्ति करती, खाना खाती। दोपहर के समय मंत्री की पत्नी उसे अपने पास बुला लेती और फिर वे दोनों इधर उधर की बातें करती। 1 महीना इसी तरह से गुजर गया। मंत्री भी अब निश्चिंत हो चुका था। मंत्री की बेटी को भी वो बुढ़िया तरह तरह के किस्से कहानियां सुनाती। लड़की अभी 14-15 साल की थी। बुढ़िया उसे बहुत ही लाड प्यार करती। लड़की भी उसे नानी अम्मा कहने लगी। यहाँ तक कि महल के नौकर नौकरानियां भी बुढ़िया की पूरी इज्जत करते, क्योंकि वह बुढ़िया सबसे मीठी मीठी बातें करती। महल के सभी लोग बुढ़िया के साथ हमदर्दी रखते थे। अब तक 4 महीने इसी तरह बीत गए। मंत्री की पत्नी को अपनी पुरानी नौकरानियों से ज्यादा अब इस बुढ़िया पर भरोसा हो गया था। बुढ़िया को भी मालूम था कि मंत्री की बीवी एक ऊंचे खानदान की औरत है और उसे बड़ी ही आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। मंत्री की पत्नी जहां पर भी जाती थी, बूढ़ी अम्मा को अपने साथ चलने के लिए कहती, पर बूढ़ी अम्मा कहीं पर भी जाने से इनकार कर देती और महल में ही रहती। उसके हाथ में हमेशा एक माला रहती थी। शाम के समय वो रामायण का पाठ करती। इसी तरह 1 महीना और बीत गया और फिर एक दिन क्या हुआ कि मंत्री की पत्नी को उसके भतीजे की शादी का न्योता आ गया। उसे 2-3 दिन के लिए वहां पर जाना था। बूढ़ी अम्मा ने मंत्री की पत्नी को नसीहत दी कि मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि आप मेरी हर बात मान लेती हैं। मेरा ख्याल है कि आप अपनी बिटिया को साथ में लेकर ना जाएं। वो अभी अभी बुखार से उठी है, उसका शरीर अभी कमजोर है। शादी ब्याह के हंगामे में उसे परेशानी हो सकती है। अपने घर जैसा आराम उसे वहां पर नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप चाहें तो शादी वाले दिन वो किसी दासी के साथ वहां पर पहुंच जाएगी। आगे आप खुद समझदार हैं। मंत्री की पत्नी की समझ में बात आ गई। वो कहने लगी, अम्मा तुम ठीक कहती हो, कहीं ऐसा न हो कि मेरी बेटी फिर से बीमार पड़ जाए। उसने तहखाने की चाबियां बुढ़िया को देते हुए कहा, अम्मा तुम ये चाबियां रख लो और शादी वाले दिन लड़की को जेवर पहनाकर पालकी में मेरे भतीजे के घर भिजवा देना। बुढ़िया ने कानों पर हाथ रखा और कहने लगी, नहीं मालकिन, मैं चाबियों को हाथ नहीं लगाऊंगी। आप ये चाबियां किसी नौकरानी को दे दीजिए। मंत्री की पत्नी कहने लगी, अम्मा मुझे सबसे ज्यादा आप पर भरोसा है। मैंने आज तक तहखाने और तिजोरी की चाबियां किसी को नहीं दी। किसी की नीयत खराब होते देर नहीं लगती। अगर मैं नौकरानी को चाबी दे दूं और तहखाने में रखे हुए हजारों जेवरों में से 2-4 गायब हो गए तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा। इसीलिए ये चाबियां आप ही रखो। बुढ़िया कहने लगी, मालकिन ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझ पर इतना विश्वास करती हैं। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे, लेकिन आप ये चाबियां अपनी बिटिया को दे दीजिए। वो बहुत ही समझदार है। अपने हाथों से वो तहखाने का दरवाजा खोले और खुद ही बंद करे। बेशक मैं उसके साथ तहखाने तक चली जाऊंगी, क्योंकि है तो वो अभी बच्ची ही, कहीं डर ना जाए। मंत्री की पत्नी अब तक इस बात को भूल चुकी थी कि तहखाने में एक संदूक के अंदर वो बेशकीमती मोती रखा है। चाबियां अपनी बेटी को सौंपकर मंत्री का पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए चला गया। तीसरे दिन बुढ़िया मंत्री की बेटी को लेकर तहखाने में गई। नीचे उतरकर उसने चारों तरफ देखा। सोने और चांदी के बर्तन और कीमती सामान भरा पड़ा था। उसने एक सरसरी नजर डाली और आगे बढ़ी। लड़की ने जैसे ही तिजोरी खोली और जेवरों वाला संदूक खोलकर बुढ़िया से कहने लगी, नानी तुम जो मुझे बताओगी मैं वही पहनूंगी। बुढ़िया ने उसे जेवर निकाल के दिए और फिर बोली, बेटी जेवर तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लगता है तेरी माँ ने तेरे दहेज के लिए बनवाए होंगे। तभी बुढ़िया की नजर सोने की डिबिया पर पड़ी जिसमें मोती रखा हुआ था। बुढ़िया कहने लगी, बेटी
जरा मोमबत्ती तो उठा कर ला, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं, बुढ़ापे में रोते रोते आंखों की रोशनी कम हो गई है। लड़की जैसे ही मोमबत्ती उठाने के लिए पीछे मुड़ी तो बुढ़िया ने झट से वो सोने की डिबिया उठा ली और अपने पास रख ली। जब लड़की मोमबत्ती लेकर आई तो बुढ़िया कहने लगी कि बहुत ही सुंदर गहने हैं, अब जल्दी से संदूक को बंद करो, तिजोरी का ताला लगाओ, चलो हमें देर हो रही है। वे दोनों तहखाने से बाहर आ गईं। लड़की को नौकरानियों ने तैयार किया और पालकी में बिठाकर शादी वाले घर की तरफ विदा किया। तहखाने और तिजोरी की चाबियां बुढ़िया ने लड़की को ही थमा दी थी और कहा था कि जाते ही मालकिन को दे देना। अब सब नौकरानियां और नौकर खाना खाकर सो चुके थे। बुढ़िया को यहाँ पर रहते हुए 5 महीने बीत चुके थे। वो घर के चप्पे चप्पे और कोने कोने से वाकिफ थी। उसे हर दरवाजे और हर रास्ते के बारे में पता था। जब घर में सन्नाटा हो गया तो वो चुपचाप चोर दरवाजे से घर से निकल गई। वहां से निकलने के बाद सबसे पहले वो अपने घर में गई। उसकी बेटी बेचारी काफी मायूस थी। अपनी माँ को देखकर वो खुश हो गई और पूछने लगी, अम्मा तुम जिस काम के लिए गई थी वो हो गया? बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, भला मैं जिस काम का बीड़ा उठाऊं उसे पूरा ना करूं, ये हो सकता है? इसके बाद वो घर से निकली और राजा के महल पहुंच गई। पहरेदारों से कहने लगी कि राजा साहब से कहिए कि उनकी जो नौकरानी 5-6 महीने से गायब थी उनसे मिलना चाहती है। राजा समझ गया कि बुढ़िया उससे मिलने के लिए आई है। उसने फौरन बुढ़िया को महल में बुला लिया। बुढ़िया ने राजा को सलाम किया और फिर सोने की डिबिया राजा के सामने पेश कर दी। कहने लगी, हजूर आप अच्छी तरह से देख लीजिए ये डिबिया वही है या नहीं। राजा ने उस डिबिया को खोलकर देखा और बुढ़िया को बहुत ही शाबाशी दी। राजा ने उसे इतनी अशर्फियां दी कि बुढ़िया की आंखें चुंधिया गई और कहने लगी, हजूर दोनों पति पत्नी बहुत ही रहमदिल और दयालु हैं। मंत्री जी की तो ये हालत है कि वो हर किसी से हंसकर बात करते हैं। और फिर राजा ने बुढ़िया को विदा किया। बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर आ गई और फिर कभी ऐसा ना करने का उसने फैसला कर लिया। बुढ़िया के मन में कई बार ये विचार आया कि उसने ऐसे शरीफ और नेक दिल लोगों के साथ धोखेबाजी की है। दूसरी तरफ जब शाम के वक्त मंत्री और उसकी पत्नी अपने घर वापस आए तो नौकरानियां कहने लगी कि आज बूढ़ी अम्मा ने अभी तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। मंत्री की पत्नी कहने लगी कि लगता है शायद वो रामायण का पाठ कर रही होगी, उन्हें कोई मत छेड़ना, जब रात का खाना बन जाए उन्हें तभी बुलाया जाएगा। उस वक्त मंत्री की पत्नी बहुत ही थकी हुई थी, इसीलिए उसने अपने और अपनी बेटी के जेवर वहीं कमरे में ही रख लिए। जब रात का खाना खाने का समय हुआ तो दासियां आकर कहने लगी कि हमने बहुत ही जोर जोर से अम्मा के कमरे के दरवाजे को खटखटाया मगर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। मंत्री की पत्नी कहने लगी, हे भगवान, कहीं वो बेचारी बुढ़िया मर तो नहीं गई। जल्दी से कुछ आदमियों को बुलवाकर दरवाजा तुड़वा दिया गया। कमरा खाली पड़ा था। बुढ़िया का कहीं पर भी कोई पता न था। सारे घर में खलबली मच गई। घर का कोना कोना तलाश किया गया मगर बुढ़िया घर में होती तब तो मिलती। ये खबर जब मंत्री तक पहुंची तो दोनों पति पत्नी मोमबत्ती लेकर तहखाने में उतरे। तिजोरी खोली, संदूक निकाला और सबसे पहले वो सोने की डिबिया ढूंढने लगे मगर सोने की वो डिबिया तो गायब थी। मंत्री की पत्नी सन्नाटे में आ गई। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। मंत्री कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था कि आजकल अनजान औरतों को घर में रखना खतरनाक हो सकता है। खैर जाने दो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन तो सबको ही मरना है। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। मगर देखो, खबरदार घर में किसी पर अपनी परेशानी जाहिर मत होने देना। दोनों पति पत्नी तहखाने से बाहर आ गए। दूसरे दिन रोज की ही तरह मंत्री जी तैयार होकर दरबार में पहुंचे। राजा ने तीखी नजरों से मंत्री को देखा परंतु मंत्री के हाव भाव में उसे कोई फर्क मालूम नहीं हुआ। वो समझा कि अभी तक मंत्री को मोती गायब होने की खबर नहीं मिली है। और फिर जब सारे दरबारी जमा हो गए तो राजा ने मंत्री से कहा कि हमने जो मोती तुम्हें तुम्हारे पास रखने के लिए कहा था कल इसी वक्त दरबार में पेश किया जाए।
अगर तुम वक्त पर ना पहुंचे या तुमने कोई बहाना बनाया तो फिर तुम्हें जो सजा बताई गई थी उसमें कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, अगर किस्मत में यही लिखा है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राज दरबार खत्म हुआ तो मंत्री हंसी खुशी अपने घर में वापस आ गया। आज मंत्री ने घर पहुंचकर अपने सभी दोस्तों को दावत पर बुलाया। अपनी पत्नी से कहने लगा, आज पूरे घर में रौनक रहनी चाहिए। तुम भी अच्छे कपड़े पहनो, बेटी को भी पहनाओ और साथ ही घर के सभी नौकर नौकरानियों को भी कह दो कि वो भी अच्छे कपड़े पहने। पत्नी कहने लगी, क्या महाराज ने आपकी सजा माफ कर दी? मंत्री ने जवाब दिया, वो तो कल दोपहर तक मालूम हो जाएगा। इधर राजा ने अपने कुछ खास गुप्तचरों को बुलाया और उन्हें कहा कि मंत्री के घर का हाल एक एक करके मुझे बताकर जाते रहें। आज की रात मंत्री के घर में बहुत ही रौनक थी। सभी मेहमान वहां पर जमा थे। हंसी और कहकहों से कमरा गूंज रहा था। मंत्री खुद भी वहां पर मौजूद था। राजा को ये सभी खबरें पहुंचाई जा रही थी और राजा हैरान था कि ये कैसा आदमी है जो अपनी मौत की सजा सुनकर भी खुशियां मना रहा है। सुबह के दूसरे पहर मंत्री को सोने की डिबिया दरबार में पेश करनी थी। मंत्री ने अपने सुबह के काम निपटाए और अपनी पत्नी से कहने लगा, आज तुम्हारे हाथ की बनी हुई मछली खाने का बहुत ही मन कर रहा है। किसी आदमी को भेजकर मछली मंगवाओ और दरबार जाने से पहले उसे पकाकर मेरे लिए तैयार कर दो, क्योंकि दोपहर के बाद ना तो मैं होऊंगा और ना तुम होगी, ना ही हमारी बच्ची रहेगी। ये सुनकर मंत्री की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। मंत्री ने उसे रोने से मना किया और कहने लगा, रोने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मछली मंगवाओ। मंत्री की पत्नी ने उसी वक्त बाजार से मछली मंगवाई और नौकरानियों से कहा कि जल्दी से इसे साफ करो। नौकरानी ने जैसे ही मछली का पेट काटा तो उसके अंदर से उसे एक डिबिया मिली। उसने डिबिया अपनी मालकिन को दिखाते हुए कहा, मालकिन, ये कौन सी चीज है जो मछली के पेट से निकली है? मंत्री की पत्नी कहने लगी, लाओ मुझे तो दिखाओ। नौकरानी ने उस डिबिया को पानी से धोया और फिर अपनी मालकिन को दे दी। मंत्री की पत्नी ने जब वो डिबिया देखी तो देखा कि ये वही डिबिया थी जो राजा ने मंत्री के पास रखवाई थी। उसने जल्दी से डिबिया खोली तो देखा मोती भी इसी डिबिया के अंदर था। मारे खुशी के मंत्री की पत्नी रोने लगी और भागते भागते अपने पति के पास पहुंची। मंत्री ने जब अपनी पत्नी को देखा तो पूछा, क्या मछली बनकर तैयार हो गई? मंत्री की पत्नी ने जवाब दिया कि अब आप दरबार से वापस आकर ही इत्मीनान से अपना पसंदीदा मछली का पकवान खाइएगा। मंत्री अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। क्या तुम नहीं जानती कि राजा ने भरे दरबार में मेरे लिए सजा का ऐलान किया है और आज वो अपनी बात से नहीं फिरेंगे। मंत्री की पत्नी ने जवाब दिया, अगर ईश्वर ने चाहा तो वो समय कभी नहीं आएगा। ये देखो, ये क्या चीज है? ये कहते हुए उसने सोने की डिबिया मंत्री की ओर बढ़ा दी। मंत्री ने खोलकर देखा तो वह मोती उसी में था। मंत्री ने सवालिया नजरों से अपनी पत्नी की ओर देखा तो वो कहने लगी, ईश्वर को अभी हमारी जिंदगी में और भी खुशियां भेजनी हैं, इसीलिए ये डिबिया मछली के पेट से निकली है। मंत्री ने उसी वक्त हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद दिया और डिबिया को जेब में रखकर जल्दी जल्दी वह दरबार में पहुंचा। मंत्री अपनी जगह पर बैठ गया। धीरे धीरे सारे दरबारी राज दरबार में जमा होने लगे। पहरेदार ने महाराज के आने की घोषणा की और सभी दरबारी खड़े हो गए। राजा ने सरसरी नजरों से सबको देखा और फिर अपनी गद्दी पर जा बैठा। उसका ख्याल था कि मंत्री कहीं पर भाग गया होगा, मगर जब उसने मंत्री को दरबार में ही पाया तो मान गया कि मंत्री वाकई हौसले वाला आदमी है। जिस वक्त सभी दरबारी जमा हो गए तो राजा ने मंत्री से पूछा कि वो मोती वाली डिबिया लाए हो? मंत्री ने खड़े होकर कहा, हजूर, मैं वो डिबिया लेकर आया हूँ। राजा ने सोचा कि शायद कोई नकली मोती होगा, क्योंकि वो डिबिया तो कल रात मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी जब मैं अपनी रानी के साथ महल की खिड़की पर खड़ा था, और वो डिबिया अचानक मेरे हाथ से छूटकर नीचे नदी में जा गिरी थी। राजा ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा, वो डिबिया मेरे सामने पेश करो। मंत्री ने आगे बढ़कर वो डिबिया राजा के सामने रख दी। राजा ने डिबिया उठाई
और उसे बड़े ही गौर से देखा। उस पर राजा के पिता का नाम लिखा हुआ था। राजा ने डिबिया खोलकर देखी तो मोती उस डिबिया के अंदर चमक रहा था। राजा की हैरानी की कोई सीमा ना रही। मंत्री से पूछने लगा, ये डिबिया तुम्हारे पास कैसे आई? मंत्री ने जवाब दिया, हजूर, आपने ही भरे दरबार में ये डिबिया मुझे संभाल कर रखने के लिए दी थी। राजा ने कहा, बेशक ये डिबिया मैंने तुम्हें दी थी, मगर हमने एक औरत के जरिए ये डिबिया तुम्हारे घर से निकलवा कर अपने पास मंगवा ली थी। और कल रात को जब मैं अपनी रानी के साथ महल के पीछे वाली खिड़की पर खड़ा था तो अचानक मेरे हाथ से फिसलकर ये डिबिया महल के साथ ही बहती हुई नदी में जा गिरी थी। तो फिर ये तुम्हें कैसे मिल गई? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, लगता है अभी मेरी जिंदगी के कुछ दिन बाकी हैं। ईश्वर ने मेरी सहायता की। जो सजा आपने मेरे लिए मुकर्रर की थी मैंने तो उसे स्वीकार कर लिया था। सुबह जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आखिरी बार उसके हाथ से बनी हुई मछली खाना चाहता हूँ, उसी वक्त उसने मछली मंगवाई और उसका पेट काटा तो ये डिबिया उसी में से निकली। राजा ने कहा, भाई, तुम जीते और मैं हारा। सच में तुम अपने असूलों के पक्के हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और आदमी होता तो कल रात ही उसकी हालत मुर्दों जैसी हो चुकी होती, मगर तुम्हारे चेहरे पर तो एक शिकन तक न थी। मैं तुम्हारी हिम्मत और खुशदिली की दाद देता हूँ। इसके बाद राजा ने सभी दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, आप सभी लोगों ने देखा होगा मैंने किस प्रकार अपने मंत्री की आजमाइश की और इन्होंने ये साबित कर दिया कि किस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए मुसीबतों का सामना किया जाता है। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी इस कदरदानी और इज्जत के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि इस वक्त तो किस्मत ने मेरा साथ दिया, पर आगे की कोई खबर नहीं कि मेरे साथ क्या होगा और आप ना जाने मेरा कौन कौन सा इम्तिहान ले। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने पद से इस्तीफा देकर एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी एक बेटी है, उसे किसी भले इंसान से ब्याह दूंगा। बाकी की जिंदगी मैं परमात्मा की भक्ति करते हुए गुजारना चाहता हूँ। आपका दिया हुआ जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। राजा ने कहा, तुम्हारी बाकी सभी बातों का जवाब हम तुम्हें अकेले में देंगे, परंतु जहाँ तक तुम्हारी बेटी की शादी की बात है तो हम अपने बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी करना चाहते हैं। मैं भरे दरबार में ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर मंत्री की आंखों से आंसू बहने ही वाले थे, मगर वो अपने आंसू पी गया और इसके बाद राज दरबार खत्म हो गया। मंत्री ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। उस रात राजा मंत्री को एक एकांत कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम जैसे अक्लमंद और वफादार आदमी को हम इतनी सख्त सजा कभी भी नहीं दे सकते। मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था, जिस पर तुम बिल्कुल खरे उतरे। तुम जैसे नायाब हीरे को मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगा, तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दे सकता। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। मंत्री ने कहा, महाराज, आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं है। और फिर बड़ी ही धूमधाम से दोनों बच्चों की शादी हो गई। मंत्री फिर से राजा के दरबार की शान बन गया। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।